फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा तिरंगा के 4th एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि हमारे तिरंगे के जन्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी उतनी ही ज़्यादा रोचक, उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इवेंटफुल होती रहेगी। तो आप में से जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो प्लीज़ अपना सब्सक्रिप्शन बटन दबा लें। और अब मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लूँ हमारे नए व्यूअर्स के लिए जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। स्वतंत्रता संग्राम का जो सबसे पहला ध्वज हमारे सामने आया था वह आया था 1857 में, जो कि हरे और सुनहरे रंग का था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो दूसरा ध्वज आया था वह था 1905 में सिस्टर निवेदिता द्वारा बनाया गया लाल रंग का ध्वज, जिसके बीचों बीच पीले रंग से एक वज्र अंकित था और इसके चारों तरफ 108 पीले रंग से ज्योतियां बनी हुई थी। और 1906 में आया था हमारे राष्ट्र ध्वज का थर्ड रूप, और यह जो था ध्वज, ये कैलकाटा ध्वज के नाम से जाना गया था। और इसी ध्वज का एक दूसरा वर्जन मैंने आपको बताया था, वो 1907 में कैलकाटा के कांग्रेस सेशन में फहराया गया था। दोस्तों, आप कहानी को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर भी मैं आपके साथ एक बहुत ही छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूंगी। तो बात यह है कि उस समय भारत के छात्र जो कि यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ रहे थे, उनसे जब कभी अपने राष्ट्र के ध्वज के बारे में कोई जिक्र होता था तो वे अपने आप में बहुत ही शर्मिंदा महसूस करते थे और अपने आप में बहुत छोटा महसूस करते थे। और इन छात्रों में से एक छात्र ऐसे थे, श्री वीर सावरकर। जी हाँ, वीर सावरकर का नाम आपने जरूर सुना होगा, कहीं महाराष्ट्र के वे रहने वाले थे। और उनमें देशभक्ति की भावना इस कदर कूट कूट के भरी थी कि उनको यह चीज गवारा नहीं थी कि उनके राष्ट्र ध्वज नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक रूपरेखा बनाई एक ध्वज की, जिसमें कि उन्होंने भगवे रंग का इस्तेमाल करा, हरे रंग का इस्तेमाल करा और सफेद रंग का इस्तेमाल करा। परंतु यह ध्वज जो उन्होंने बनाया था, यह ध्वज केवल एक उदाहरण बनकर रह गया। उदाहरण इस चीज का कि एक देशभक्त की अपनी देशभक्ति के लिए और एक राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र ध्वज के महत्व का उदाहरण। गौर करने वाली बात यह है कि 1912 से लेकर 1916 तक किसी भी ध्वज का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं रह गया था। कहने का अर्थ फिर वही है कि अब तक के बने सारे ध्वजों में से कोई भी हमारा राष्ट्र ध्वज का रूप नहीं ले सका था। फिर हुआ यूं कि 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी और एनी बेसेंट के साथ साथ श्री बाल गंगाधर तिलक, उन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना के साथ साथ एक और झंडा कमेटी भी बनाई। इस झंडा कमेटी, जिसे कि हम फ्लैग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, इस कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल और केवल यही था कि अपने राष्ट्र ध्वज के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाए। तो दोनों ने मिलकर एक ऐसा ध्वज बनाया। आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान दें, ध्वज के बीचों बीच आप ध्यान देंगे तो ध्वज के बीचों बीच सफेद रंग से सप्तऋषि के जो 7 स्टार्स हैं वो बने हुए हैं। सप्तऋषि आप सबको मालूम है कि वो कॉन्स्टलेशन है जो हर रोज हम आसमान में देख सकते हैं बड़ी आसानी से। और इस ध्वज के टॉप राइट हैंड कॉर्नर के 1/4 भाग में यूनियन जैक बना हुआ है और लेफ्ट हैंड कॉर्नर टॉप में आधा चंद्रमा और एक स्टार अंकित है। अब दोस्तों, बात यह है कि ये वाला ध्वज, होम रूल लीग का जो यह ध्वज था, यह अपने आप में बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा था। सभी क्रांतिकारी और सभी देशभक्त जो थे, ये इस ध्वज को हर रैली, हर जुलूस और हर प्रदर्शनी में इसका उपयोग करते थे। और यह इसका उपयोग, इस झंडे का उपयोग इस कदर बढ़ा कि ब्रिटिश सरकार इस झंडे को उन्होंने फहराए जाने की मनाही कर दी और साथ ही साथ डॉक्टर एनी बेसेंट और श्री बाल गंगाधर तिलक को अपना कड़ा दुश्मन बना लिया। लेकिन बावजूद इसके जो हमारी आज़ादी का जुनून था वह इतना बड़ा था कि यह 1917 और 1918 तक यह ध्वज जो है यह फहराया जाता रहा। और फिर एक पॉइंट ऐसा सब लोगों ने पकड़ा और इनफैक्ट इस झंडे को बनाने वाले डॉक्टर एनी बेसेंट और श्री बाल गंगाधर तिलक ने भी एक पॉइंट ऐसा नोटिस करा कि यह जो झंडा था यह बनाया जा रहा था भारत के राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा के तौर पे, और इस झंडे में हमने यूनियन जैक, जो कि एक दूसरे ही देश का राष्ट्र ध्वज था, उसको हमने जगह दे दी गई थी।
तो इस वजह से यह झंडा जो था यह काफी हद तक एक राजनीतिक समझौते का सूचक माना जा रहा था और इस वजह से दोस्तों यह ध्वज भी अपना अस्तित्व खो बैठा और समय के साथ साथ इतिहास बनकर रह गया। अब दोस्तों क्योंकि हम 1916-17 की बात कर रहे हैं और अपने राष्ट्र ध्वज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी इस बात का कि 1916 में ही अपने राष्ट्र ध्वज पर हमारी पहली किताब लिखी गई थी और उस किताब को लिखने वाले थे श्री पिंगले वेंकैया। यस, आई एम श्योर कि आपने पिंगले वेंकैया का नाम भी जरूर सुना होगा, जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि जब भी हमारे देश के राष्ट्रध्वज के बारे में जिक्र होता है तो पिंगले वेंकैया जी का नाम साथ जोड़ा जाता है। तो पिंगले वेंकैया जी ने, जो कि आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, एक बहुत बड़े देशभक्त थे, एक अच्छे लेखक भी थे, तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया। और किताब लिखने के साथ साथ उन्होंने एक इंडियन नेशनल फ्लैग मिशन की भी स्थापना करी। इस मिशन का जो उद्देश्य था, यह उद्देश्य भी सिर्फ और सिर्फ यह था कि अपने राष्ट्र ध्वज का होना एक देश के लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों अपनी यह किताब लिखने के साथ साथ श्री पिंगले वेंकैया ने इंडियन नेशनल फ्लैग मिशन की भी स्थापना करी थी। तो पिंगले वेंकैया के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं दूंगी अपने 5th एपिसोड में, जिसमें कि हम बात करेंगे अपने राष्ट्र ध्वज के नेक्स्ट फॉर्म का, जो कि आया था 1921 में। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।